हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। और आज मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आगे लेके चलूँगी, जहाँ तक हमने क्रिप्स मिशन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज भारत छोड़ो आंदोलन हम देखने वाले हैं। ठीक है, 1942 में हम पहुँच चुके हैं और इससे पहले 1905 से हमने स्टार्ट किया था, जो कि हमारा स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन से संबंधित था। तो वहाँ से लेके अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो कुल 8 क्लासेस हैं जिसको आपने स्किप किया है, तो जाके ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें जो है क्रम वाइज समझ में आ जाएं और इसके बाद ये क्लास देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और एक एक चीज़ को हम लेके चलेंगे। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितनी इम्पॉर्टेंट ये जो टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है भारत छोड़ो आंदोलन में और कैसे 0 आवर लगा करके सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर कौन से लोग इसको आगे बढ़ाते हैं इस आंदोलन को। तो ये सब कुछ हम देखेंगे, इसमें बहुत ही मज़ा आएगा। तो अभी तक मेरे चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं और पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। आपका इतना सा एफर्ट मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन भरा होता है, तो सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन कि ये इससे पहले जितनी भी चीज़ें हमने आपको कराई हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है ना, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे। एक एक क्लास का वीडियो मैं आपको पीडीएफ बना के दे रही हूँ, तो जाके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और उसको बार बार आप पढ़िए, क्योंकि एक बार सिर्फ पढ़ लेने से आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो इसीलिए मैं आपको पीडीएफ बना के दे रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ क्लास देखने से आपका ये इनफ नहीं है, बार बार देखना पड़ेगा। बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो आपको याद नहीं रहेंगे। चलिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्या है। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन थे? मौलाना आज़ाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब रामगढ़ अधिवेशन होता है 1940 में, तो मौलाना कलाम आज़ाद होते हैं उस समय अध्यक्ष कांग्रेस के। और उसके बाद 5 तक लगातार 45 तक जो है कांग्रेस में कोई अधिवेशन नहीं होता है। इस वजह से सबसे लंबे समय तक अगर पूछा जाए कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं तो वो हैं अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो 45 तक जितनी भी चीज़ें हुई, उस दौरान जितनी भी चीज़ें हुई, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें हुई जिनको हम अभी क्रम से देखेंगे। तो वो सभी चीज़ें आपको जो है इसके मौलाना आज़ाद के ही अध्यक्षता में देखने को मिलता है। पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अभी हम और भी चीज़ें देखेंगे इसको लेके। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की वर्धा बैठक में गांधी जी ने क्या कहा? अगर कांग्रेस इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो यानी कि गांधी जी जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं कि आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा इस आंदोलन को, नहीं तो मैं कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि कब और कहाँ से जो है इसकी शुरुआत होती है। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में, ये याद रखना ना, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक होती है और उसी में वर्धा प्रस्ताव, इसको वर्धा प्रस्ताव भी कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को। ये फैक्ट्स भी आपको नोट करना है, नोट्स बना लीजिए या फिर आप पीडीएफ में पढ़ते रहिए, इसको बार बार पढ़िए तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी। इसकी पुष्टि होती है और अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान, देखिए आपको बहुत सारा दे सकता है यहाँ पे ऑप्शन में, बम्बई का ग्वालियर टैंक मैदान या फिर स्वदेशी आंदोलन होता कलकत्ता के, वहाँ पे आपको दे सकता है। तो इस तरह से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ था। और इसमें कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था? अरुणा आसफ अली ने। ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। अरुणा आसफ अली ने झंडा फहराया था कांग्रेस का बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में। चलिए कुछ संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, अगस्त प्रस्ताव भी कह सकते हैं, और यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें क्या किया? समर्थन किया।
ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं और कौन से लोग थे फिर इन्होंने इसमें भाग लिया, कौन से लोग थे जिन्होंने भाग लिया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो सभी को ध्यान रखना माइंड में। 6 से 14 जुलाई 1942 ईस्वी में कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया और जीवी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, हो सकता है इनमें से कोई दे दे, क्योंकि जो आप नाम ज़्यादा नहीं सुने होते हैं, अभी हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा वहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र घोष मुझे लगता है कि एक अच्छा नाम है ऑप्शन के लिए। सैयद महमूद, आसफ़ अली और जेबी कृपलानी और महात्मा गांधी, इन्होंने भाग लिया। ठीक है, अब इस आंदोलन में क्या होता है कि महात्मा गांधी आंदोलन शुरू होने के एक दिन पूर्व कुछ बयान देते हैं, तो वो बयान क्या था उसको आप एक बार पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा ना, आपके जो तथ्य से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाएं, वाक्य में क्वेश्चन दे दिए जाएं, ठीक है, तो उसमें स्टेटमेंट वाले में क्वेश्चन आपके सही हो सकें। तो देखिए क्या कहा था इन्होंने, सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। मतलब कि वहाँ पहले जो होता था, क्या होता था, उपाधियों का त्याग कर दिया जाता था, सरकारी नौकरी का, सरकारी स्कूल का बहिष्कार कर दिया गया था। पहले जब हमने देखा था सविनय अवज्ञा जब हम पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें क्या क्या महात्मा गांधी ने बोला कि आप सरकारी नौकरी पर तो रहें, उस नौकरी को ना छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के साथ है इसकी घोषणा आप कर लें। ठीक है, उसकी निष्ठा की घोषणा आप कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। अब जो भी भारतीय सैनिक थे उनको बोला गया कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो देशवासियों पर गोली आपको चलाना नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाए, आपको इनकार किया गया कि आप गोली न चलाएं। और छात्र तभी पढ़ाई छोड़े जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय से दृढ़ रह सके। यहाँ पे छात्रों के लिए भी, छात्र की एक तरह से बहुत बड़ा इन्होंने भूमिका निभाया था इस आंदोलन में। हम आगे देखेंगे कि भागीदारिता किसकी किसकी सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व भी तभी मंजूर करें जब वे अपने भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। तो इस तरह से वहाँ के जो राजा महाराजा थे उन पर भी यह बात लागू की गई गांधी जी के द्वारा। इनमें गांधी जी द्वारा दिया गया विशेष महत्वपूर्ण वक्तव्य क्या था, इसको जान लीजिए। उनका कहना था कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ में मैं संतुष्ट नहीं होने वाला। हो सकता है नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। तो ये था एक अंतिम इनका नारा, और इन्होंने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा भी दिया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा सकता है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था गांधी जी ने। पहला तो ये किसने दिया है, गांधी जी ने दिया है। दूसरा क्या था कि ये किस आंदोलन में दिया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इन्होंने क्या नारा दिया था, मरो नहीं मारो। क्या नारा दिया था, मरो नहीं मारो का नारा इन्होंने दिया था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारत छोड़ो व साइमन वापस जाओ नारे की रचना जो है सर्वप्रथम किसने की थी, तो डॉक्टर यूसुफ मेहर अली ने की थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो जो एक नारा था और साइमन वापस जाओ एक नारा था। तो जब हमने पढ़ा था साइमन कमीशन, उस वक्त हमने देखा था ये डॉक्टर यूसुफ मेहर अली जो है, इन्होंने ही इस नारे की रचना की थी। अब देखिए 9 अगस्त से स्टार्ट हो जाता है, आरंभ हो जाता है आंदोलन, और उसी वक्त क्या होता है, ऑपरेशन जीरो आवर 1 के तहत सभी को जो है सरकार क्या करती है, गिरफ्तार करना शुरू कर देती है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ होता है। और आरंभ होते ही जीरो ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ये ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी आपका पूछा सकता है। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी द्वारा तथा प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब कहाँ कहाँ रखा जाता है ना, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से। तो इसको 2-3 बार हम देखेंगे ताकि आपको अच्छे से याद रहे। देखिए, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है सरोजनी नायडू। तो गांधी जी और सरोजनी नायडू को कहाँ रखते हैं, पूना के आगा खां पैलेस में। आगा खां पैलेस में रखा जाता है। और कांग्रेस के जो कार्य समिति के सदस्य होते हैं, नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, इन सब में से किसी का भी नाम अगर आ जाता है ना, तो आपका अहमद किला ही होगा आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा नाम, नेहरू,
जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर सैयद महमूद और जेबी कृपलानी, ये सब जितने भी थे ना, इनको कहाँ रखा गया था? अहमदनगर किले में रखा गया था। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रहे राजेंद्र प्रसाद बम्बई में उस वक्त नहीं थे, तो उनको कहाँ गिरफ्तार किया जाता है? पटना के बांकीपुर में इनको नज़रबंद किया जाता है, इनको जेल में रखा जाता है। और शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया जाता है। इतनी बातें हो गई। और एक पूछा जाता है आपका, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा जाता है, जहाँ से वो फरार हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ से वो फरार हो जाते हैं और फिर भूमिगत होकर, सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था उन्होंने। और योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए और पटना लाए गए। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत हो रहकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। पूछा जा सकता है आपसे, ये 4 नाम आपको ध्यान में रखना है कि इन सभी के गिरफ्तार होने के बाद किसने नेतृत्व किया, तो ये 4 आपके इसमें हो जाएंगे। 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और मद्रास में था, लेकिन समूचे देश में इसकी हिस्सेदारी अवश्य थी। यहाँ पे विशेष रूप से देखने को मिलता है बम्बई में, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, यूपी में और मद्रास में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया जो है नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे, जबकि उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले एक छोटे से दल की सदस्य थी। आंदोलन के दौरान क्या होता है, अमेरिकी पत्रकार जो लुई फिशर है, जिन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी भी लिखी है, उनके साथ थे। और अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बक, अडगर्सनो, M.L. सूरमेन, नॉर्मन थॉमस के साथ लुई फिशर ने क्या किया, भारतीय स्वतंत्रता की मांग की। तो कुछ अमेरिकी बुद्धिजीवी भी थे जो भारतीय स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। तो ये थे कुछ नाम, इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा दंगे आपको देखने को मिलते हैं, सबसे अधिक व्यापक रहा था। यहाँ पे विद्रोह जैसा माहौल बन गया था। सरकारी भवनों का आग पर आक्रमण, रेल पटरियों को उखाड़ना, पुल उखाड़ना, टेलीफोन व तार की लाइनें काटना जैसे कार्य यहाँ पे हुए। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर। बिहार में कहाँ हुआ था, तो गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण। ये आपको केंद्र ध्यान में रखना है कि ये सारे केंद्र में बहुत ज़्यादा जो है जन आंदोलन प्रमुख रूप से केंद्र में रहा था। 1942 का अगस्त आंदोलन भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि ये अगस्त में हुआ था। ठीक है, किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया। किसानों के अंशकालीन जत्थे दिन में खेती करते थे और रात में तोड़फोड़ की कार्रवाई में भाग लेते थे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही थी। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि वह कई अर्थों में 1857 का स्मरण कराती थी। तो 1857 की क्रांति का स्मरण जो है अंग्रेज़ों को इस भारत छोड़ो आंदोलन में देखने को मिला। और तभी जो वहाँ पे प्रधानमंत्री थे, जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक तार भेजा गया था, एक मैसेज भेजा गया था वायसराय लिनलिथगो के द्वारा। और उन्होंने बताया कि 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह इसको कहना बिल्कुल वाजिब होगा। और ये कथन किसका था, तो लिनलिथगो का कथन था कि इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर आंदोलन कहना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों ने कुछ बातें कहीं इस आंदोलन के बारे में, क्या नाम दिया वो भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन रेडियो से बोलते हुए इस आंदोलन को अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा। ये ध्यान में रखना, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, इस आंदोलन को अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा। सरदार पटेल ने क्या कहा, अद्वितीय आंदोलन इसका नाम दिया। ठीक है, समानांतर सरकारों की स्थापना इस वक्त हो रही थी और कई जगह पे जो है छोटे छोटे जगह पे आपको जो है यहाँ पे सरकार की जो स्थापना हुई जा रही थी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कई देशों के में यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि देश की कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना हो रही थी। इनमें से प्रमुख कौन थे, तो बलिया और मिदनापुर तामलुक, बंगाल सतारा,
महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये जो 3-4 जगह थे ना, यहाँ पे क्या हो गया था, सरकार ही खत्म हो गया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के कई इलाकों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और समानांतर सरकारें स्थापित की गई। पहली समानांतर सरकार कहाँ पे थी, तो ध्यान रखिए बलिया में चित्तू पाड़े के नेतृत्व में स्थापित की गई पहली बार। आगे देखिए बिहार में अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिहार के तिरहुत प्रखंड में 2 सप्ताह तक कोई सरकार नहीं थी। बिहार के सारण जिले को कुख्यात जिला घोषित कर दिया गया था। इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। देश के कई भाग जैसे संयुक्त प्रांत में बलिया, बंगाल में तामलुक, महाराष्ट्र में सतारा और कर्नाटक में धारवाड़ और उड़ीसा में तलचट बालासोर में क्या हुआ था, अस्थायी सरकार स्थापित की गई थी लोगों के द्वारा। वहाँ पे आपको अंग्रेज नहीं देखने को मिलेंगे। वहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है हिंसक प्रवृत्तियाँ हो रही थी कि वहाँ पे जो है सरकार थी ही नहीं। तो महाराष्ट्र के सतारा में स्थापित समानांतर सरकार सर्वाधिक दीर्घजीवी साबित हुई। इस प्रकार इस सरकार के प्रमुख नेता कौन थे, नाना पाटिल और वाबई चौहान। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर जातीय सरकार का गठन किया गया। कहाँ पे किया गया, बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक नामक स्थान पर जातीय सरकार का गठन किया गया। अब भागीदारी किसकी किसकी थी, तो ध्यान रखेंगे। देखिए महिलाओं का भी आपको नाम जो है देखने को मिल सकता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे याद रखिए कि छात्रों और महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी जैसी महिलाएं हैं जो प्रमुख थी इसमें। किसान इस आंदोलन में रीढ़ की हड्डी थे और कुछ जमींदारों ने भी इसमें भाग लिया था, किसानों ने भाग लिया था, छात्र, मजदूर, किसान ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिले थे, ठीक है। और कौन भाग नहीं लिया था वो भी हम देखेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे कि विरोध किसने किया था, क्योंकि ये फिर आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए और चीज़ें क्या क्या हुई थी। तो निचले स्तर पर पुलिस और प्रशासन जो थे वो भी आंदोलन का सहयोग कर रहे थे। इससे जो सरकार का है विश्वास खोता जा रहा था, ठीक है। इससे अपने अधिकारियों से उनका विश्वास समाप्त हो गया। छात्र, मजदूर, किसान इस आंदोलन के आधार थे। उच्च वर्ग और नौकरशाही सरकार के वफादार रहे। कौन, तो उच्च वर्ग और नौकरशाही जो थे वो सरकार के वफादार रहे। निम्न एवं मध्य वर्गम के जो परिवार थे वो सक्रिय योगदान उन्होंने निभाया। डॉक्टर अम्बा प्रसाद इसे विद्यार्थी किसान मध्यवर्गीय विद्रोह कहा है। पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि अम्बा प्रसाद ने क्या कहा है, इसे विद्यार्थी किसान मध्यवर्गीय विद्रोह कहा है। साम्यवादी, मुस्लिम लीग, हिंदू सभा और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब आंदोलन इससे अलग रहा। अब ये देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि साम्यवादी जो थे, मुस्लिम लीग थे, हिंदू महासभा थे और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब आंदोलन से अलग रहे। मुस्लिम लीग ने आंदोलन के विरोध में प्रचार किया था। मुस्लिम लीग ने क्या किया था, आंदोलन के विरोध में प्रचार किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने इसका विरोध किया कि ये सब क्यों कर रहे हैं ऐसा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बना था 1942 में, यह भारत छोड़ो से पृथक रहा। इसमें कोई भागीदारिता नहीं निभाई भारतीय स्वयंसेवक संघ ने। और 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। सरकार ने दमनात्मक कार्यवाही कर इस आंदोलन को वर्ष 1942 के अंत तक दबा दिया और तकरीबन 60,000 लोगों को जेल में डाल दिया और कई हजार लोग तो मारे गए। तो इस तरह से उन्होंने पूरा दमन नीति अपनाई और सभी को जेल में बंद कर दिया, जो नहीं थे उनको मार दिया। इस तरह से किसी भी तरह से काबू में लाना चाह रहे थे। और देखिए गांधी जी ने सरकारी दमन के विरोध में फरवरी 1943 में 21 दिन का उपवास प्रारंभ कर दिया और इससे जीवन पे उनका खतरा भी पड़ गया था। और यहाँ पे आगा खां पैलेस में उनको नज़रबंद किया गया था। उनकी दाह संस्कार की तैयारी भी सरकार कर चुकी थी कि अब तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो इस वक्त क्या होता है कि वहाँ पे जो निजी सचिव होते हैं गांधी जी के, 15 अगस्त 1942 को गांधी जी की निजी सचिव महादेव देसाई और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी दोनों का देहांत हो जाता है। आगा खां पैलेस में ही इनका निधन हो जाता है और दोनों की समाधियाँ भी आगा खां पैलेस में ही हैं, ठीक है।
अंततः बीमारी के कारण गांधी जी को फिर से रिहा कर दिया जाता है 6 मई 1944 को, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1944 को वापस ले लिया जाता है। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि गांधी जी के रिहाई के संबंध में उन्होंने कहा कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमारा इतना बड़ा दुश्मन है। तो ये किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था उस समय पे जब गांधी जी को रिहा किया गया। गांधी जी ने जेल से छूटने के बाद रचनात्मक कार्यों का सहारा लेकर पुनः सक्रियता दिखाई। संघर्ष की संभावना से भयभीत होकर सरकार ने क्या किया? वेवेल योजना लेकर आए। वेवेल योजना लेके आए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था, जो कि बाद में 43 से लेकर 47 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। और कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना आज़ाद था। यही सब क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो ये सब एक जगह पे आपको दे दिया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और उसके बाद देखिए 5 वर्षों तक कोई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से किस वर्ष जो है कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, और फिर दे दिया जाएगा 1916, 1917, 1940, 1941। तो इसमें देखिए आपको 1941 आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन समझ में कैसे आएगा जब आप इसको जानेंगे, ये फैक्ट्स आपको जानना होगा। तो इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे लंबे समय तक इस नाजुक दौर में अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे, अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ थे। भारत छोड़ो आंदोलन के से संबंधित ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई को अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं, और इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसको। अब देखिए यहाँ पे जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जो जेल में जिनको डाला गया था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, तो वो आपको जानना ज़रूरी है। इसको देख लीजिए। महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस पुणे में। पूना भी दे सकता है, आगा खां पैलेस भी दे सकता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारमैया, सैयद महमूद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र, यहाँ तक जेबी कृपलानी तक, ये सभी आपके कहाँ रहे थे? अहमदनगर महाराष्ट्र में। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था, और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग झारखंड में। तो ये आपका क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। इसके बाद जो है चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी का इनका एक फॉर्मूला आता है, इसको हम देखेंगे। एक बात और ध्यान में रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर जेल में ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की थी। इनके जो ग्रंथ का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनके पुस्तक का नाम है, और इन्होंने इस जेल में ही रहकर ये रचना की थी। तो CR फॉर्मूला देखते हैं। 1944 में हम आ चुके हैं, और 1944 में यहाँ पे क्या किया गया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने देश की सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने के उद्देश्य से 10 जुलाई 1944 को गांधी जी से स्वीकृति लेकर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौते का एक योजना प्रस्तुत किया था। CR फॉर्मूला क्या था? तो CR फॉर्मूला कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की एक योजना प्रस्तुत की गई थी। इस फॉर्मूले के आधार पर गांधी जी ने 9 सितंबर 1944 को बम्बई में जिन्ना से बातचीत शुरू की। पहली बार गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम कहकर उनका सम्मान किया। ठीक है। जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है, किसने कहा है? गांधी जी ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने CR फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया और अपनी पाकिस्तान की मांग पर अटल रहे, जिसके कारण गांधी जी से उनकी वार्ता असफल हो गई। तो ये था CR फॉर्मूला, ध्यान रखेंगे। CR फॉर्मूला क्या है, याद रहेगा अब आपको। चलिए, देसाई लियाकत समझौता क्या था, इसको हम देख लेते हैं। 1945। छोटी छोटी चीज़ें हुई थी उस समय पे, इसको देख लेंगे। वेवेल योजना हम देखेंगे। इसके बाद हम अपने कैबिनेट मिशन, यहाँ नौसेना विद्रोह, हाँ कैबिनेट मिशन हम कल करेंगे, यहाँ तक हम आज कर लेंगे। ठीक है। जो बड़ी चीज़ें फिर स्टार्ट होती है ना, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, ये था देसी लियाकत समझौता, देख लीजिए। CR फॉर्मूला सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। चलिए, कांग्रेस के भूला भाई जीवन जी देसाई
भूला भाई जीवनजी देसाई और मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान के बीच दोनों दलों में राजनीतिक गतिरोध को लेकर दूर करने के लिए पेशावर में 1945 में समझौता हुआ। देसाई लियाकत समझौता इसे हम कहते हैं। उनके मुताबिक कांग्रेस और मुस्लिम लीग केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना करेंगे, जिसमें दोनों के बराबर सदस्य नामजद होंगे और अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस समझौते को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार नहीं किया। इसको भी स्वीकार नहीं किया इन्होंने। और अब क्या, इनको बस अब पाकिस्तान ही चाहिए और किसी भी चीज़ पर इन्हें बात ही नहीं करना था। वेवेल योजना 1945 आ गया। इसके बाद क्या आता है, वेवेल योजना 1945। लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल को भारत का वायसराय बनाया जाता है 45। यहाँ पे देखिए 1943 में, ठीक है। 43 से लेकर 47 तक कौन बने रहता है, वेवेल योजना, वेवेल बना रहता है, लॉर्ड वेवेल भारत का वायसराय, ठीक है। वेवेल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने और अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए विस्तृत योजना 4 जून 1945 को प्रस्तुत किया। इसमें जो 3-4 बातें थी वो क्या था, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित किया जाए तथा इसमें सभी दलों के प्रतिनिधित्व दिया जाए। परिषद में वायसराय या सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त से सभी सदस्य भारतीय होंगे और प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। प्रतिरक्षा विभाग को वो नहीं दे सकते थे, वरना सब मिलकर के अंग्रेज पे अटैक कर देता है ना, तो इसीलिए सैन्य प्रमुख उनके पास रहेगा, प्रतिरक्षा विभाग उनके पास रहेगा, बाकी सारी जो सदस्यता है वो भारतीय उसमें रह सकते हैं। कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या स्वर्ण हिंदुओं के बराबर होगी, दोनों को बराबर बराबर दिया जाएगा। कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे तथा शीघ्र ही शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बात है कि वेवेल योजना में देखिए ये सब कहा गया है। जो कांग्रेस यहाँ पे 0 आवर के तहत जितने भी नेता को, कांग्रेस के नेता को जेल में डाल दिया गया था, उन सभी को रिहा की बात की जा रही है। युद्ध समाप्त होने के उपरांत भारतीय स्वयं ही अपना संविधान बनाएंगे, ये बात भी इसमें कहा गया। और वेवेल योजना पर विचार विमर्श के लिए जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, सीमांत गांधी सहित 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था वेवेल योजना पर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सीमांत गांधी कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, उनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो यहाँ तक तो हो गया। आया शिमला सम्मेलन, जो कि सम्मेलन बुलाया जाता है, सभी को आज़ाद किया जाएगा। देखिए यहाँ पे वेवेल प्रस्तावों का विचार करने के लिए 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय बैठक बुलाया गया। सम्मेलन में आहूत किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये ध्यान रखना, ठीक है। महात्मा गांधी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। शिमला सम्मेलन जो होता है इसमें महात्मा गांधी जो है इस भाग नहीं लेते हैं। शिमला सम्मेलन में वेवेल ने 14 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद का प्रस्ताव रखा, जिसमें 5 सदस्य कांग्रेस, 5 सदस्य लीग के और 4 सदस्य वेवेल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। शिमला सम्मेलन में ही होता है ये। 14 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद का प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक है। 5 सदस्य कांग्रेस के, 5 सदस्य लीग के और 4 सदस्य वेवेल के नियुक्त होने थे। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विवाद हो जाने के कारण शिमला वार्ता विफल हो जाता है। फिर से मुस्लिम लीग और कांग्रेस में क्या होता है, विवाद हो जाता है। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने यह मांग रखी कि प्रस्तावित परिषद में मुस्लिम सदस्यों का नामित करने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को है तथा इसमें मुस्लिम लीग के बाहर का कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए। तो मुस्लिम लीग का ही मुसलमान होना चाहिए, इससे बाहर का कोई मतलब क्या बनता है, ये मुसलमान तो मुसलमान है, यहाँ पे मुस्लिम लीग के अंदर का ही होना चाहिए, ये उनका कहना था। और कांग्रेस तथा ब्रिटिश सरकार दोनों इससे सहमत नहीं हुए। फलतः 14 जुलाई को वायसराय ने शिमला सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया। अब अबुल कलाम आज़ाद ने शिमला सम्मेलन की असफलता को भारत के राजनीतिक इतिहास में जल विभाजक की संज्ञा दी थी। किसने, अबुल कलाम आज़ाद ने। शिमला सम्मेलन के बाद लीग अधिक मजबूत होकर उभरी, ठीक है। कौन, मुस्लिम लीग। वेवेल ने मुस्लिम लीग को एक प्रकार से वीटो दे दिया, निषेधाधिकार, जिसका प्रयोग वह किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव के विरुद्ध कर सकती थी। तो यहाँ पे क्या किया गया, वीटो पावर दे दिया गया था मुस्लिम लीग को वेवेल के द्वारा। तो एक तरह से ये फूट डालना चाहते थे और भी भड़काना चाहते थे आग को कि अब ये लोग आपस में ही लड़के इसी तरह से जो है बंटवारा हो जाए। तो अब जो है अंग्रेज की नीति यही रह गई थी, क्योंकि अब वो और
ज़्यादा दिन तक भारत पे शासन नहीं कर सकता था। तो उनकी नीति यही थी। चलिए, नौसेना विद्रोह जो है 1946 का, ये हम देख लेते हैं। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के सिग्नल्स प्रशिक्षण संस्थान SMIS तलवार के गैर कमीशन्ड अधिकारियों एवं सिपाहियों ने इन्हें, जिन्हें रैटिक्स कहा जाता था, उनका विद्रोह, उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। किसने? नेवियों ने। ठीक है, रॉयल्स इंडियन नेवी जो सिग्नल प्रशिक्षण संस्था है, उसके अधिकारियों एवं सिपाहियों ने। कराची में 20 फरवरी 1946 को वायु सेना ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल किया और बम्बई, लाहौर और दिल्ली में भी फैल गया। बम्बई, पूना, कलकत्ता, जैसोर और अंबाला में रॉयल इंडियन एयर फोर्स के कर्मचारियों ने सहानुभूति हड़ताल रखी। जबलपुर और कोबाला में भी सैनिकों ने विद्रोह में हिस्सा लिया। इस प्रमुख विद्रोह का कारण क्या था? खराब भोजन और जातीय भेदभाव, वेतन कम, चरित्र पर टिप्पणी आदि, ये सब जो है इसमें जो नौसेना जो थे उनको यही सब चीज़ झेलना पड़ रहा था। खराब भोजन था, जातीय भेदभाव देखने को मिल रहा था, वेतन कम था, चरित्र को लेकर टिप्पणी, जो भारतीय थे उन पर टिप्पणी की जाती थी। तो इस तरह से नौसेना का अंतिम अवस्था 78 जहाज, 20 तटीय प्रतिष्ठान और 20 मॉयड नाविकों ने हिस्सा लिया था इसमें। ठीक है, तलवार नामक जहाज के कर्मचारियों ने जब ब्रिटिश सरकार के समक्ष खराब खाना मिलने की शिकायत की, तब ब्रिटिश अधिकारियों ने जवाब में भिखमंगों को चुनने की छूट नहीं हो सकती कहा था। ठीक है, क्या कहा? कि भिखमंगों को चुनने की छूट नहीं हो सकती, जो मिलता है खा लो, तुम्हें इस प्रकार की आज़ादी नहीं दी जा सकती है। अपनी मांग को आवाज़ देने के लिए SM खान के नेतृत्व में नाविकों ने केंद्रीय नौसेना हड़ताल समिति का गठन किया। सरकार के दमनात्मक रवैये से चिंतित कांग्रेस नेता वल्लभ भाई पटेल तथा जिन्ना के आश्वासन पर विद्रोहियों ने 25 फरवरी को आत्मसमर्पण करा दिया था। तो 1857 के बाद यह पहला अवसर था जब भारतीय सेना ने ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती दी थी। इसके बाद हमारा कैबिनेट मिशन आ जाता है, ये हम आपको कल करवाएंगे। कल का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कैबिनेट मिशन का। ठीक है, उसके बाद ये सभी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका काफ़ी बन सकता है। संविधान सभा आता है इसके बाद आपका। संविधान सभा में कौन कौन से जो है किस विभाग, किसको कौन सा विभाग दिया था, अंतरिम सरकार बनाई गई थी और किसके अंतर्गत किसको दिया गया था। ठीक है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका इस बार भी बना है और बनने के चांसेस आगे भी हैं। तो ये सब हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, इसमें सारी बातें हम कल करेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति, ये सब क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा, यहाँ से जितनी भी समितियाँ बनी थी उसके अध्यक्ष कौन है, ये सब आपको कल हम बताएंगे। ठीक है, इटली की घोषणा, अब हम बहुत ही लास्ट चल रहे हैं, यहीं तक हम कल करेंगे। फिर माउंटबेटन योजना, उसके बाद तो हमारा ये आज़ाद हो जाता है देश, तो यहीं तक रहेगा। तो 2-3 दिन लगेगा, हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम गांधी युग पर चलेंगे और भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारा अभी तक छूटा हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी जितने भी सारे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो जुड़ना मत भूलिएगा और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएगी, तो चिंता नहीं करें। बस जितना भी चीज़ कराया जाता है ना उसको बार बार रिपीट कीजिए, बार बार उसको रिवीजन कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, या फिर आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, उसको आप पढ़िए और आपको चीज़ें याद रखनी है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।